हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम है 27 फरवरी 2023 को साइंस का। तो उस साइंस के पेपर में इस पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है और उस पर क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये क्लास उनके लिए भी है। वो लोग जितना मैं आज आपको बता रहा हूँ, यदि आप लोग उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 20 क्वेश्चन आपके आएंगे बहुविकल्पी। इसके बाद सबसे पहला पार्ट यदि आपका फिजिक्स का है, ठीक है, यदि आपका पहला पार्ट फिजिक्स का है तो उस पर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो आपको दिया जाएगा सेम आपको करना है, ठीक है ना। इसमें अथवा का कोई भी चांस नहीं है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया जाएगा, इसमें अथवा का मतलब अथवा का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसमें कोई अथवा नहीं है, जबकि चौथे क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। यही चीज़ सेम लागू होगी केमिस्ट्री में और यही चीज़ लागू होगी बायोलॉजी में, ठीक है ना। चलो इसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया ना, ये बहुविकल्पी, ठीक है। ऐसे टोटल यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। ये खंड मतलब उपखंड खा आ गया, इस पर देखो यहाँ से आपका चालू हो गया केमिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या चालू हो गया, यहाँ से आपका चालू हो गया केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपके क्या थे, आपके थे फिजिक्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से आपके स्टार्ट हो गए, देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इसके बाद हम ये केमिस्ट्री क्वेश्चन अच्छा चलेंगे कहाँ तक, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके रहेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से आगे आएगा आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है। और यदि हम आगे की बात करें तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक आपसे बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर चालू होता है खंड बा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने फिजिक्स दिया गया है, मतलब फिजिक्स दिया हुआ है। देखो इन्होंने पहले क्वेश्चन में कुछ अथवा नहीं दिया हुआ है, ना तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने अथवा का ऑप्शन दिया है, ना तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने अथवा का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फिजिक्स में यदि 3 की बात करें तो इसमें भी अथवा का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन नंबर 4 में अथवा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। इसके बाद आपका सेकेंड में आएगा केमिस्ट्री, तो आप लोग केमिस्ट्री में भी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें कुछ भी अथवा नहीं है, जितना भी इन्होंने दिया हुआ है सारा कुछ आपको करना रहेगा, ठीक है। आगे हम यदि इस पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6वां होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां भी देख लीजिए, इस पर विकल्प के सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7वां हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अथवा का मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अथवा करके इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट होता है खंड का, जिस पे हमें यहाँ पर करना होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है ना। और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको अथवा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे कोई अथवा का सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपके एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहले केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजी देखने के बाद हम लोग फिजिक्स के देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना कि आपको टिप्पणी, ठीक है ना, टिप्पणी पर ध्यान देना है। उसमें आक्सीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीनों अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सारा सोल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है, हमने दिया हुआ है ये सारा सोल्यूशन। तो चाहे तो आप लोग यहीं से स्क्रीनशॉट लेके
पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको जो ध्यान में रखना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बनाने की विधि तथा एक उपयोग, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना भारा हो आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपको देख लेना है। क्लियर है। आगे हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर है पीएच की परिभाषा, पीएच वैल्यू, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है, ठीक है। अथवा में पूछ सकता है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। या तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व को समझाइए, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इधर भी ये पीएच वैल्यू से ही रिलेटेड है, ठीक है, उसी का भाग है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ ये यदि मैं इसको कहूँ न्यूमेरिकल टाइप में है ये, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। OH- = 10⁻10 मोल प्रति लीटर। जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एकदम से रट लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, कोई 2 उपयोग लिखिए। और इस पे कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है विरंजक चूर्ण। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेटा विरंजक चूर्ण। एकदम से इसको आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो आपको पढ़ना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुणधर्म समीकरण देते हुए लिखिए, ठीक है। तो रासायनिक गुण इसके समीकरण के साथ लिखना है, बनाने की विधि क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ से पढ़ लेना है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मीथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड वाला है कि एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्रिया करवाना रहेगा। थर्ड है एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। उसके लिए आपको ये समीकरण देना होगा। आगे एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर मेथेन क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एकदम से रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की बात क्या है, इसमें सजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है ना। सजातीय श्रेणी को आपको पढ़ लेना है, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ये है सजातीय श्रेणी, ठीक है। इनके उदाहरण भी आपको देख लेने हैं। तो सजातीय श्रेणी आपको एकदम से कंफर्म कर लेना है जाने से पहले, ठीक है। कम से कम इसको एक से 2 बार तो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में जो होता है उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखें, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमने करवाया ना, ये वाले क्वेश्चन, तो इनको भी आपको देखना है, साथ ही साथ इनको भी आपको देखना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एथेनोइक अम्ल में सोडियम धातु को डाला जाता है तो क्या होता है। एथेनोइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है तो क्या होता है। फिर इसके बाद है एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देख लो 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है बेटा, 22 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्या है 22 में भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण देकर समझाइए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग कितने बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आया हुआ है। तो सजातीय श्रेणी आपको अच्छे से पढ़ लेना और इस पे क्या इसकी विशेषताएं हैं ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। आगे चल रहे तो इसमें है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, एल्कोहलिक, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक समूह के सूत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप लोग क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखें, तो इस प्रकार से कुछ आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, इसमें है साबुनीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन बनाने की विधि आपसे कई बार पूछा गया है ना, साबुनीकरण पर टिप्पणी भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो लगातार 18 में भी आया, 19 में भी आया है, 20 में भी आया और 22 में भी आया। अब आपके एग्जाम में 23 में भी ये क्वेश्चन आएगा। देखो 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो किस प्रकार से बनाते हैं ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर है कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए या कार्बन की चतुस्संयोजकता पर टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन ध्यान देना, क्योंकि टिप्पणी वाले क्वेश्चन 100% आने हैं आपके एग्जाम में। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है वो 101% आएंगे तो आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो अगेन यहाँ पर साबुन क्या है, साबुन बनाने किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो हमने बताया बेटा साबुन तो भाई इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लो, साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पर आधारित है, स्पष्ट करें। दूसरा है साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया को समझाइए या मिसल पर टिप्पणी लिखिए। अगर मिसल पर टिप्पणी लिखने को बोल रहा है तो आपको सिंपल सा यही वहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। और इस पर क्या क्वेश्चन था, इस पर बोला था साबुन पर टिप्पणी लिखो। देखो अगर साबुन पर टिप्पणी बोले तो इसको लिख देना, मिसल पर बोले तो इसको भी लिख देना, ठीक है ना। लगभग दोनों लगभग सेम ही है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। इसमें क्या संयोजन करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के आधार में क्या मौलिक अंतर, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष बताइए, क्या क्या उसमें दोष थे, इसका निवारण मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में किस प्रकार किया गया। और इस पर अगला या इस पर कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताइए, ठीक है ना। तो आपको ये सारा कुछ यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक है आपका मेंडलीफ, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक आपका हो गया काम केमिस्ट्री का। यदि आप केमिस्ट्री में इतना कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री में यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आप पे स्कोर काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजी की। किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है, 2 नंबर पे आ सकता है ये। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो पोषण क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ आप लोग एकदम से इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर है मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो मानव हृदय आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, मानव हृदय आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसके संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। तो ये देखो कितने बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखांकित चित्र समझाइए। और इस पर टिप्पणी लिखना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, सेंट्रोमियर और उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो इन पर ये सारा कुछ आपको लिखना रहेगा, टिप्पणी वगैरह सब कुछ। और ये यहाँ पर कुछ फिगर इस प्रकार से बनाना रहेगा, पुरुष शुक्राणु X+22 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना रहेगा, जिसमें आपसे पूछ ले कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखांकित द्वारा मतलब या रेखाचित्र द्वारा समझाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेंडल के निम्नलिखित नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पहला है प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, थर्ड है स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगला यहाँ पर देखेंगे
तो जो कई बार आपसे पूछा गया है, मेंडल के नियम को एक एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला है मेंडल के वंशागति नियम को समझाइए। देखो ये भी आपसे आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग आपको ये एकदम से पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, ये एकदम से आपको रट लेना है, एकदम से पढ़ लेना है। ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अंडाशय और अंडवाहिनी का आपको यहाँ पर कार्य भी लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया। एक क्वेश्चन देखो इसमें नहीं हुआ है, जो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। तो आपको पाचन तंत्र भी अच्छे से पढ़ लेना है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, पाचन तंत्र भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो पाचन तंत्र को आप लोग यहाँ पर अपने बुक से, गेस्ट पेपर होगी, बुक होगी, नोट्स होंगे, उससे आप लोग पाचन तंत्र को जरूर पढ़ लेना। आगे हम लोग देखते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर केवल यूपी 2019 दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पता है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है, प्रकाश वायु में 1.5 अवरोधांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाता है इसमें कांच में प्रकाश की चाल कितनी। चाहे तो आप लिख लो हमेशा के लिए, देखो इसका आंसर हमेशा इतना ही आएगा, और वो हमेशा 1.5 ही देते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत मतलब हमेशा का मतलब ये है कि अधिकतर 1.5 ही देते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भाई रट लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हो सकता है इस बार आपके विकल्प में आ जाए, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए किसका? स्नेल का आपको नियम लिखना है, इसको तो आप लोग भाई रट लेना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। 2 में से 1 पक्का आएगा, 101% आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, और विकल्प में आपसे क्या पूछ सकता है? विकल्प में आपसे क्या पूछ सकता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से आपसे विकल्प में क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का हम यूज करते हैं, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और बहुविकल्पी में आपको देगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे है आँख की समंजन क्षमता। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, आँख की समंजन क्षमता। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर है, दूरदर्शी दोष तथा निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है? इसका उपचार किस प्रकार के लेंसों में किया जाता है? अच्छा, आपके मन में कहीं ये डाउट तो नहीं कि मैं उतनी देर से कह रहा हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्या डाउट? अगर है तो मैं इसका भी क्लियर कर देता। बेटा 2 नंबर का भी आपके एग्जाम में पेपर आएगा। कैसे? देखो, सारे क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, लेकिन वो इस प्रकार से देगा 2 + 2 = 4 नंबर। एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर पूछ लेगा, इसके आगे कोई एक और क्वेश्चन जोड़ के उसको भी आपसे इसी में पूछ सकता है। ठीक है ना, अभी यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये 45 नंबर पेज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस पर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो 2 + 2 + 2 पूछ रहा है ना, 2 + 2 + 2। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्लियर है ना, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? पेज नंबर 45 पे। चलो आगे, यहाँ पर है, दूरदर्शी दोष तथा निकट दर्शी दोष में क्या अंतर है? ठीक है, इसका उपचार किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग करके किया जाता है? ठीक है, तो इस
को याद करने के लिए क्या निकटदर्शी दोष के लिए किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है, तो निकट के लिए यूज होता है अवतल का, और दूर के लिए क्या यूज होता है, दूरदर्शी दोष के लिए यूज होता है उत्तल लेंस का। ठीक है ना। चलो इसको आप लोग एकदम से कंप्लीट कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, सामान्य है कितनी होती है, सामान्य कितनी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होती है, तो अनंत होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं, मानव नेत्र का नामांकित आरेख बनाइए तथा प्रमुख भागों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है ना। तो मानव नेत्र आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो ये अभी तक ये सारा कुछ मानव नेत्र है, इसको आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर हमने आपको बताया है कि निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखो दूरदर्शी दोष एकदम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और किस प्रकार के यहाँ पर फिगर बनेंगे वो भी आप लोग को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर है निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, एक आरेख खींचकर वर्णन कीजिए, इस दोष को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष क्या है। अच्छा, अभी तक निकटदर्शी दोष था क्या, चलो ये था निकटदर्शी दोष। अब देखो आगे यहाँ पर फिगर बने हुए हैं दूरदृष्टि दोष के, तो दूरदृष्टि दोष भी यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे आगे। यहाँ पर प्रिज्म का क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सचित्र समझाइए, मतलब चित्र बना के आपको इसको समझाना है, मतलब इसका वर्ण विक्षेपण को। ठीक है ना। यहाँ पर बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल, कुछ इस प्रकार का ये यहाँ पर क्रम बनता है। आगे यहाँ पर है ओम का नियम V बराबर IR, ये आपके एग्जाम में कई बार आया, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ोगे आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है ना। ओम का नियम या विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, बाधा या रुकावट। अगर आपके सामने कुछ बाधा या रुकावट आ जाए तो आप लोग ओम का जाप कर सकते हैं। ठीक है ना। ओम का मात्रक क्या हो गया, सॉरी प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। आगे यहाँ पर है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर और धारा का संबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ओम के नियम को लिखिए, प्रयोगशाला में इसे सत्यापित करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाते हुए धारा एवं विभव के बीच आरेख दिखाइए, इस आरेख से किस प्रकार चालक का प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पूछ सकता है ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। ठीक है ना। चलो आप लोग इसको सारा कुछ इस पर देख सकते हो। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन के सूत्र का आवश्यक आरेख देकर निगमन कीजिए। समांतर संयोजन में जोड़े गए दो प्रतिरोधों R1 व R2 के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी में भी देख लेना है, और ये मतलब समांतर क्रम में भी देख लेना है, और यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम में भी देखना है। ठीक है ना। श्रेणी क्रम का भी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, और यहाँ पर समांतर क्रम का हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर देखो, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए या कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। ठीक है, या तो देखो जनित्र आ जाएगा आपके एग्जाम में, या तो मोटर आएगा, तो दो मतलब आपको दोनों ही कंप्लीट कर लेने हैं, जनित्र और मोटर, जिससे आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना। और ये 101% आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जनित्र को आप लोग एकदम से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, चाहे तो यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लो, विद्युत मोटर हमने यहाँ पर दिया गया है, मतलब हमने दिया हुआ है, और विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत बताइए, इसकी उपयोगिता क्या है, सचित्र वर्णन कर कार्यविधि समझाइए। अगर इस पर सचित्र की बात नहीं करता है तो भी आप लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे, क्योंकि 6 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग एकदम से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर 6 नंबर आपको चाहिए तो ये यहाँ तक आपका सारा कुछ मोटर का ही है। ठीक है ना। ये सब कुछ आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या
कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, ठीक है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे जनित्र और विद्युत मोटर दो में से एक ही ज़्यादातर आता है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की प्रयोग सहित व्याख्या कीजिए और प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, या फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम बताने हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन देखें, और यदि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर आपका हाई स्कूल के साइंस के पेपर में आपका जाने वाला है, क्लियर है ना। तो अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और जब आप लोग कल एग्ज़ाम दे के आइएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर इससे मिले हैं, ठीक है ना। और हम लोग कल साइंस का पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद आप लोग बताओगे सर हमारे इतने नंबर आए, क्लियर है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले मतलब साइंस के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो फिर जय हिंद।